हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल साइंस मैथ्स क्लासेस बाय राज में। आज हम आपको प्रकाश का परावर्तन तथा अपवर्तन 10th क्लास के लिए बताएंगे। ये बहुत ही बढ़िया और मोस्ट चैप्टर है, आप ध्यान से सुनेंगे। लेकिन आप अच्छे मार्क्स लाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। सबसे पहले हम लेते हैं प्रकाश, लाइट। दूसरा है इसमें प्रकाश के स्रोत। ये स्रोत कितने प्रकार के होते हैं और इनके माध्यम ये क्या है। तो सबसे पहले चलिए हम प्रकाश के बारे में चर्चा करते हैं। क्या है प्रकाश? जिसकी सहायता से हम किसी भी वस्तु को देख सकते हैं, वो सभी चीजें हमारी प्रकाश होती हैं जिससे भी हम देख सकें। जैसे मान लीजिए आपके कमरे में कोई भी वस्तु रखी हुई है, या मान लीजिए हमारे ब्लैक बोर्ड है, या मेरे हाथ में पॉइंटर है। इसे हम कैसे देख पा रहे हैं? इसे देखने के लिए हमें लाइट की आवश्यकता है, प्रकाश की आवश्यकता है। यानी प्रकाश की सहायता से, जिसकी सहायता से हम किसी दूसरी वस्तु को देख सकें, वही प्रकाश है। हमें वही वस्तु दिखाई देगी जिस पर प्रकाश पड़ेगा। यदि किसी वस्तु पर प्रकाश नहीं पड़ता है तो वो वस्तु हमें दिखाई नहीं देगी। दूसरा प्रकाश के स्रोत। ये जो प्रकाश के स्रोत हैं, इन्हें भी हम दो भागों में बांटते हैं। पहला प्राकृतिक स्रोत और दूसरा मानव निर्मित स्रोत। ये प्रकार जो प्राकृतिक स्रोत हैं वो क्या होते हैं? जो हमें प्रकृति से प्राप्त हैं, जैसे सूर्य है, तारे हैं, या आपने देखा होगा जुगनू, वो भी हमारा प्रकाश का स्रोत है। रात में जो उड़ता है जिसमें लाइट सी चमकती है। यदि हम मानव निर्मित की बात करें तो बल्ब है, मोमबत्ती है, ये सारे जो मनुष्य ने बनाए हैं वो सारे मानव निर्मित प्रकाश के स्रोत हैं। अब आते हैं दो तरह के प्रकाश स्रोत की, एक दीप्त प्रकाश स्रोत और दूसरा अदीप्त प्रकाश स्रोत। दीप्त यानी ल्यूमिनियस सोर्सेस किसे कहेंगे? जिनमें अपना स्वयं का प्रकाश होता है और उसी के कारण वो चमकते हैं। जैसे आपने देखा है सूर्य है, तारे हैं, बल्ब है, इनका अपना प्रकाश है और उसी के कारण ये चमकते हैं। दूसरा आता है अदीप्त प्रकाश स्रोत, नॉन ल्यूमिनियस सोर्सेस। ये क्या है? यानी ये अपने प्रकाश से नहीं चमकते, बल्कि इन पर जब किसी का प्रकाश पड़ता है तब ये चमकते हैं। जैसे चंद्रमा में अपना कोई प्रकाश नहीं है, चंद्रमा हमें तभी चमकता है जब उस पर सूर्य का प्रकाश पड़ता है। ऐसी कांच है, यदि उस पर हमारा प्रकाश पड़ेगा तो चमकेगा, अन्यथा नहीं चमकेगा। ऐसी और बहुत सारी चीजें होती हैं। आगे आता है प्रकाश के माध्यम। प्रकाश का माध्यम क्या है? ये तीन तरह के, तीन पार्टों में इसे बांटा गया है। पहला है पारदर्शक माध्यम, जिसमें हम आर पार देख सकते हैं। जैसे आपने देखा है दुकान के बाहर हम के कांच का वो एक दरवाजा लगा देते हैं जिसमें हमें आर पार दिखाई देता है, ट्रांसपेरेंट मीडियम। दूसरा पारभाषक। पारभाषक वो है जिसमें कुछ बाहर का दिखाई दे जाए और कुछ ना दे, यानी स्पष्ट दिखाई ना दे। तीसरा है अपारदर्शक। जैसे हमने लकड़ी का दरवाजा लगा दिया तो बाहर हमें कुछ दिखाई नहीं देगा, ये अपारदर्शक, ऑपेक मीडियम।
चलिए आगे चलते हैं, क्योंकि ये परावर्तन समझने के लिए ये चीजें हमारी बहुत जरूरी हैं। तो बेटा अब आते हैं हम प्रकाश किरण। ये प्रकाश किरण क्या होते हैं? जब किसी प्रकाश स्रोत से कोई किरण कोई सीधी रेखा में चलती है तो उसे हम प्रकाश किरण कहते हैं। आगे आता है प्रकाश पुंज। प्रकाश की किरणों के समूह को ही हम प्रकाश पुंज या बीम कहते हैं, लाइट ऑफ बीम। ये लाइट ऑफ बीम, प्रकाश पुंज तीन तरह के होते हैं, तीन भागों में इन्हें हम बांट सकते हैं। ये पहला है अभिसारी प्रकाश पुंज या कॉन्वर्जेंट बीम ऑफ लाइट। ये क्या होता है कॉन्वर्जेंट बीम ऑफ लाइट? यानी प्रकाश की किरणें जब अलग अलग आती हैं और किसी एक बिंदु पर आकर मिलती हैं तो इसे कहते हैं कॉन्वर्जेंट बीम ऑफ लाइट, और हिंदी में कहते हैं अभिसारी प्रकाश पुंज। दूसरा अपसारी प्रकाश पुंज। अपसारी यानी जब एक बिंदु से आती हुई प्रतीत होती हैं और अलग अलग फैल जाती हैं तो वो उसे कहते हैं अपसारी प्रकाश पुंज, यानी डाइवर्जेंट बीम ऑफ लाइट। ऐसे समांतर प्रकाश पुंज पैरेलल बीम ऑफ लाइट, जब सारी किरणें ये एक दूसरे के समांतर चलती हैं तो इसे हम कहते हैं पैरेलल बीम ऑफ लाइट। अब हम आगे चलते हैं इसके बाद। तो अब हम आते हैं प्रकाश का परावर्तन, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। ये क्या होता है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट? मान लीजिए आपकी जो लाइट है किसी पृष्ठ पर पड़ी और वहां से वो लाइट टकरा कर वापसी चली जाए तो उसी को हम रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट अर्थात प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। जैसे यहां हमने दिखाया है ये कि मान लीजिए कोई प्रकाश की किरण यहां आती है और यहां टकराने के बाद वापसी चली जाती है तो ये प्रकाश का परावर्तन हो गया। इस आने वाली किरण को आपतित किरण कहते हैं और जाने वाली वापसी किरण को परावर्तित किरण कहते हैं, जो रिफ्लेक्ट होकर जाती है। यहां बीच में अभिलंब। अब अभिलंब और आपतित किरण के बीच में जो कोण बनेगा ये हमारा आपतन कोण होता है। ऐसे ही अभिलंब और परावर्तन के किरण के बीच में जो कोण बनेगा ये हमारा परावर्तन कोण होता है, जो अभिलंब और परावर्तित किरण के बीच में बनता है, इसका नाम होता है परावर्तन कोण। अब ये हमारा समतल पृष्ठ पर पड़ रहा है। जो ऊपर वाला तल है ये चिकना तल है, जैसे हमारा शीशा रहता है जिसमें हम अपना चेहरा देखते हैं, उसका एक तल चिकना रहता है और दूसरे तल पर पॉलिश होती है। ये नीचे वाला हमने जो इस तरह दर्शाया है ये पॉलिश वाले इसका तल होता है, ये समतल पृष्ठ हो गया। यहां जिस बिंदु पर ये किरण आकर गिरती हैं उसे आपतन बिंदु कहते हैं। अब हमारा दूसरा ये आता है परावर्तन के नियम। यहीं से क्या होते हैं ये आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब, ये तीनों एक ही तल में होते हैं। यहां आप देख रहे हैं ये एक ही तल पर होते हैं, एक ही बिंदु पर मिलते हैं। ये पहला नियम है। और दूसरा नियम है आपतन कोण, ये वाला कोण, और परावर्तन कोण, ये वाला कोण, दोनों आपस में बराबर होते हैं। तो ये हमारे दो परावर्तन के नियम रहते हैं। आगे आता है प्रकाश की उत्कर्मणीयता, रिवर्सिबल ऑफ लाइट। ये क्या होता है? अब मान लीजिए हमारी ये प्रकाश किरण यहां गई, इस बिंदु पर टकराई और ये वापसी चलेगी। यहां से अब हम ये मान के चलें कि ये आपतित किरण थी जो यहां आप देख रहे हैं,
यदि हमारी ये ऐसे ना, यदि ये किरण यहीं से वापसी चले, आपतित किरण जो हमने चलती हुई दिखाई नीचे वापसी, और यहाँ उसी रास्ते से वापसी जाए, तो ये हमारी प्रकाश की उत्कर्मण्यता, रिवर्सेबल ऑफ लाइट, यानी जिस मार्ग से आई उसी मार्ग से वो वापसी भी चली जाए। अब और आगे बढ़ते हैं। तो बेटा अब हम आते हैं गोलीय दर्पण पर, क्योंकि समतल दर्पण हमने बता दिया है पहले परावर्तन के नियम। अब आते हैं गोलीय दर्पण। ये गोलीय दर्पण क्या होते हैं? गोलीय दर्पण में, क्योंकि दर्पण में हमारा एक साइड में पॉलिश होती है और एक साइड में चिकनापन होता है, लेकिन इसका नाम ही गोलीय दर्पण है। अर्थात जिस गोले से काटकर ये दर्पण बनाया जाता है उसे गोलीय दर्पण कहेंगे। अब ये गोलीय दर्पण हमारे दो प्रकार के होते हैं, एक अवतल दर्पण और एक उत्तल दर्पण, कॉनकेव और कॉन्वेक्स। ये अवतल दर्पण क्या होता है? क्योंकि दो सतहें होती हैं, एक चिकनी होती है और दूसरी पॉलिश वाली, तो जिसकी दबी हुई तल चिकना हो और उभरा हुआ तल पर पॉलिश हो, उसे हम अवतल दर्पण कहते हैं। और जिसके उभरे हुए तल पर पॉलिश हो, जिसका उभरा हुआ तल चिकना हो और दबे हुए तल पर पॉलिश हो, उसे हम उत्तल दर्पण कहते हैं। इसमें हमारी ये 3-4 चीजें होती हैं: दर्पण का ध्रुव, वक्रता केंद्र, मुख्य फोकस, मुख्य अक्ष, फोकस दूरी और फोकस तल। जैसे हमारा ये कोई गोलीय दर्पण है और मान लीजिए हमने इसमें से काट कर ये एक दर्पण बना दिया, मान लीजिए अवतल दर्पण हमने बना दिया है, जैसे ऊपर भी बना हुआ है। यहां ये जिस जो ये गोला है ये इसका केंद्र है, तो इससे यहां से यहां तक की दूरी से सी मान लें। इस जिस गोले से ये काटकर बनाया गया है उसके केंद्र को वक्रता केंद्र कहते हैं। और इस वक्रता केंद्र और जो ये हमारा पॉइंट है जहां ये आता है, इसे हम दर्पण का ध्रुव कहते हैं। जैसे मैंने यहां बिंदु P लिखा है, तो ये हमारा यहां मान लीजिए यहां भी P लिख दें, तो ये दर्पण का ध्रुव हो गया। अब इन दोनों के बीच की दूरी जो बीच में आए, अर्थात इसकी आधी दूरी, वो फोकस बिंदु कहलाता है, या मुख्य फोकस या फोकस बिंदु। मुख्य फोकस या इसे फोकस बिंदु भी कहते हैं, फोकस बिंदु। और फोकस बिंदु से ध्रुव तक की दूरी को फोकस दूरी, यानी यहां से और यहां तक की दूरी, ये P तक की, ये होगी हमारी फोकस दूरी। और यदि हम यहां से P से और C तक की दूरी नापें, तो ये हो गई हमारी वक्रता त्रिज्या, वक्रता त्रिज्या। इसको वक्रता केंद्र, यहां से ध्रुव तक की दूरी वक्रता त्रिज्या, और वक्र ध्रुव से और ये दूरी की आधी को फोकस दूरी, यानी हम फोकस दूरी ऐसे भी लिख सकते हैं, फोकस दूरी बराबर वक्रता त्रिज्या बटे 2, या ये कह सकते हैं वक्रता त्रिज्या बराबर 2 गुणा फोकस दूरी। और यहां यदि फोकस से हम ये एक लाइन खींच दें ऐसे,
ये मान लीजिए ये फोकस है हमारा एफ, और यहां से हम ऐसे लाइन खींच दें तो इसे हम फोकस तल कह सकते हैं, फोकस तल। चलिए और आगे चलते हैं। तो बेटा अब आते हैं दर्पणों द्वारा प्रतिबिंब बनने के नियम। दर्पणों द्वारा प्रतिबिंब बनने के 3 नियम हैं। पहला नियम है, यदि कोई किरण मुख्य अक्ष के समांतर चलती है तो दर्पण से टकराने के बाद फोकस बिंदु से वापसी लौटेगी। यह अवतल दर्पण में, और दूसरा उत्तल दर्पण में यदि मुख्य अक्ष के समांतर चल रही है, चूंकि इसमें हमारा जो वक्रता केंद्र इधर होता है, फोकस बिंदु भी इधर होता है, तो ये यहां टकराने के बाद जो वापसी लौटती है ये ऐसे प्रतीत होती है जैसे ये फोकस बिंदु से आ रही हो। यानी नियम वही है कि यहां टकराने के बाद फोकस बिंदु से जाएगी। ये चूंकि फोकस बिंदु दूसरी साइड में रहता है, किरण उधर जाती नहीं है, लेकिन ऐसा महसूस होता है, ऐसा प्रतीत होता है कि ये किरण हमारी फोकस बिंदु से वापसी जा रही है। दूसरा नियम है, यदि हमारी कोई किरण फोकस बिंदु से जाती है तो ये टकराने के बाद अवतल दर्पण में जो हमारा ये मुख्य अक्ष है इसके पैरेलल अर्थात इसके समांतर हो जाती है। उत्तल दर्पण में चूंकि फोकस बिंदु इधर होता है तो ये ऐसे लगता है जैसे फोकस बिंदु पर जाके टकराएगी, लेकिन क्योंकि पार नहीं होती, यहाँ पहले उत्तल दर्पण से यहाँ टकराकर ये इसके समांतर हो जाती है। बात वही है, दोनों में समांतर हो जाती है। यहाँ फोकस बिंदु से आती है, लेकिन यहाँ ये फोकस बिंदु से ऐसा लगता है जैसे फोकस बिंदु पर जा रही है। तीसरा नियम है, यदि कोई किरण किसी वक्रता केंद्र से जाती है तो उसी अपने मार्ग से, उसी मार्ग से वापसी आ जाती है। ऐसा ही इसमें यदि कोई किरण यहाँ उत्तल दर्पण पर आती हुई ऐसे लगती है जैसे फोकस बिंदु पर जाएगी, तो ये भी उसी मार्ग से अपना वापस लौट जाती है। ये 3 नियम जो आपको अच्छे से याद करने हैं। यदि आपको ये याद नहीं है तो आप कोई भी जो चित्र बताएंगे हम दर्पणों द्वारा, कोई भी चित्र आप नहीं बना पाएंगे। तो चलिए बेटा हम बताते हैं कि अवतल दर्पण द्वारा इमेज कैसे बनती है। सबसे पहला नंबर है, जब वस्तु अनंत पर स्थित हो। अनंत अर्थात वक्रता केंद्र से बहुत दूर। जब बहुत दूर होती है तो हमारा जो चित्र बनता है वो फोकस पर बनता है। कैसे बनेगा? एक हमारी जो रेज है, किरण है, वो फोकस से होती हुई गई और दर्पण पर ये जाकर गिरी। दर्पण से रिफ्लेक्ट होकर, क्योंकि जब फोकस से जाती है तो कोई भी किरण उसके जो मुख्य अक्ष है ये मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। इस लाइन की ये मुख्य अक्ष बोलते हैं, इसे मुख्य अक्ष। ये पूरी लाइन है मुख्य अक्ष। यहां से ये यदि इसके फोकस से जाती है तो ये इस मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। दूसरी किरण, क्योंकि 3 ही कंडीशन होती हैं, यदि हमारी वक्रता केंद्र से कोई किरण जा रही है तो वक्रता केंद्र से उसी बिंदु से वो उसी रास्ते से वापसी लौटती है, रिफ्लेक्ट होती है। अब ये दोनों रेज जो वापसी लौटने वाली हैं, ये जहां भी एक दूसरे को कट करती हैं वहीं आपकी इमेज बनती है। अब यहां आप देख रहे हैं जो वस्तु है वो बड़ी है और चित्र कैसा बन रहा है? चित्र बहुत छोटा बन रहा है, छोटा बन रहा है। और कैसा बन रहा है? आप देख रहे हैं उल्टा बन रहा है। और कैसा बन रहा है? वास्तविक बन रहा है। वास्तविक यानी बन रहा है। और कहां बन रहा है? ये फोकस बिंदु पर बन रहा है, फोकस बिंदु पर। तो ये 4 चीजें लिखनी होती हैं, देखनी होती है। दूसरा,
जब वस्तु अनंत और वक्रता केंद्र के बीच में हो। ये वक्रता केंद्र है, अनंत बहुत दूर कहीं भी हो सकता है। वस्तु यदि इन दोनों के बीच में है तो चित्र कहां बनेगा और कैसा बनेगा, ये आपको आता है। इसमें से एक प्रश्न जरूर आएगा। जो इमेज है, ये 4-5 तरह की इमेज होती है 6 की, उसमें से एक आपको जरूर आता है। मुख्य रूप से आपको 5 में से आता है, जो पहली 5 है। इसमें यदि वक्रता केंद्र और अनंत के बीच है तो यहां से एक रेज चलेगी, किरण चलेगी और यहां से रिफ्लेक्ट होकर फोकस बिंदु से आएगी। ये नियम है, जो मैं नियम बताए थे उसी में है ये, कि यदि यहां से मुख्य अक्ष के समांतर कोई किरण चल रही है तो ये दर्पण से टकराने के बाद फोकस से वापसी जाएगी। और यदि कोई वक्रता केंद्र से जा रही है तो ये वक्रता केंद्र से ही वापसी हो जाएगी। अब वापसी वाली दोनों किरणें जहां भी एक दूसरे को काटती हैं वो आपकी इमेज बनेगी। अब आप देख रहे हो ये कहां काट रही हैं, ये वक्रता केंद्र और फोकस के बीच में। तो आपकी, और देख रहे हो वस्तु बड़ी है, चित्र कैसा बन रहा है, चित्र यहां भी वस्तु से छोटा बन रहा है। और कैसा बन रहा है, वस्तु सीधी खड़ी है, चित्र उल्टा बन रहा है। और कैसा बन रहा है, वास्तविक बन रहा है। और कहां बन रहा है, ये बन रहा है वक्रता केंद्र और फोकस के बीच। अब देखते हैं तीसरी स्थिति, जब वस्तु हमारी वक्रता केंद्र पर ही हो। यहां वक्रता केंद्र पर हमारी वस्तु रखी है, तो एक किरण हमारी यहां से चली, यहां रिफ्लेक्ट होकर फोकस से वापस चलेगी। दूसरी किरण हमारी फोकस से गई और ये रिफ्लेक्ट होकर इसके समांतर हो गई। तो आप देख रहे हैं ये दोनों वापसी वाली किरणें कहां काट रही हैं एक दूसरे को, यहां। अब आप यहां चित्र देख रहे हैं कि जो चित्र है वो फोकस पर, उस पर वक्रता केंद्र पर ही आपका ये चित्र बन रहा है। कैसा बन रहा है, ये उल्टा बन रहा है। और कैसा बन रहा है, वस्तु के बराबर बन रहा है। यानी चित्र कैसा बनेगा, वस्तु के बराबर। और कैसा बनेगा, उल्टा। कैसा बनेगा, वास्तविक। और कहां बनेगा, वक्रता केंद्र पर। यदि वस्तु वक्रता केंद्र पर स्थित है तो उसका चित्र भी वक्रता केंद्र पर ही बनेगा, उल्टा बनेगा, वस्तु के बराबर बनेगा। तो ये आपका आगे आते हैं चौथे नंबर पर। तो बेटा अब हम आते हैं अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब के चौथे नंबर पर कैसे बनता है। ये वो कंडीशन है जब वस्तु वक्रता केंद्र और मुख्य फोकस के बीच में होती है। यानी वक्रता केंद्र हो गया या मुख्य फोकस हो गया, इन दोनों के बीच में कोई वस्तु है। अब हमारी एक किरण तो चली यहां से, ये यहां से ये चली जो दर्पण पर टकराई और यहां से ये रिफ्लेक्टेड होकर नीचे की तरफ फोकस से होती हुई नीचे आ गई। दूसरी किरण हमारी जो यहां फोकस बिंदु से जाएगी, ये नीचे दर्पण से रिफ्लेक्टेड होकर ये इस मुख्य अक्ष के समांतर होगी। ये मुख्य अक्ष है, मुख्य अक्ष के समांतर होगी। अब ये जहां मिलती हैं दोनों, यहां हमारी ये इमेज बनेगी। अब आप देख रहे हैं कि जब वस्तु हमारी वक्रता केंद्र और फोकस के बीच में होती है तो चित्र हमारा जो चित्र बनता है वो कैसा बनता है, वस्तु से बड़ा, वस्तु से बड़ा है।
आप देख रहे हैं उल्टा है, और तीसरा वास्तविक है। तो आप यही लिखेंगे यदि वस्तु यहां इसके वक्रता केंद्र और फोकस के बीच में है तो हमारा जो चित्र बनेगा वो अनंत और वक्रता केंद्र के बीच में बनेगा, वस्तु से बड़ा बनेगा, उल्टा बनेगा और वास्तविक बनेगा। 5वां नंबर है जब वस्तु मुख्य फोकस पर स्थित हो, मेन फोकस। अब आप जानते हैं यदि यहां से ये किरण चलती है तो यहां ये दर्पण से टकराएगी और यहां से रिफ्लेक्टेड होकर फोकस से होती हुई नीचे की तरफ आ जाएगी। दूसरी किरण हमारी, क्योंकि हमारा ये वक्रता केंद्र है, वक्रता केंद्र से होती हुई, क्योंकि वक्रता केंद्र से यदि यहां से ऊपर की तरफ चलेगी तो वक्रता केंद्र से होती हुई ऐसा लगेगा जैसे वक्रता केंद्र से जा रही है, यहां से ऊपर और फिर वक्रता केंद्र से वापस। तो ये आपस में जब जहां भी मिलेंगी वहां कहीं इमेज बनेगी, और वो कहां बनेगी, वो बनेगी चित्र। आप देख रहे हैं यहां जहां भी बनेगी यहां से बहुत बड़ा होगा चित्र, वस्तु से बहुत बड़ा, वस्तु से बड़ा और बहुत बड़ा, और उल्टा और वास्तविक। अच्छा एक चीज और है कि बनेगा कहां, ये अनंत पर बनेगा, अनंत पर बनेगा। ऐसे इसमें हम देख रहे हैं ये कहां बन रहा है, ये अनंत और वक्रता केंद्र के बीच। तो ये भी इतना लिखना है, ये 4 चीजें लिखनी है कि ये चित्र कहां बनेगा, कैसा बनेगा, वस्तु से बड़ा बनेगा, उल्टा बनेगा और वास्तविक बनेगा, अनंत और वक्रता केंद्र के बीच बनेगा, ऐसे इसमें। अब आते हैं ये लास्ट स्थिति 6ठे नंबर पर, जब वस्तु हमारी ये फोकस और ये ध्रुव के बीच में हो। तो यहां से एक जो हमारी ये किरण है ये फोकस से होती हुई वापसी, पहले यहां से चलेगी और ये फोकस से होती हुई वापसी आ जाएगी। दूसरी किरण वही हमारी जैसे इसमें चली थी, लेकिन इसमें चूंकि यहां ये किरण कहीं नहीं मिलेगी तो इसे यदि हम इमेज करें, आगे बनाएं, तो ये यहां बनेगी इसकी। तो इसमें वस्तु से बड़ा बनेगा, वस्तु से बड़ा, और कैसा है ये, सीधा है, और कैसा है, ये आभासी है। यानी इसका केवल आभास होगा, हमें बनेगा नहीं, ये आभासी है, आभास हो रहा है। और तीसरा कहां बनेगा, दर्पण के पीछे बनेगा, दर्पण के पीछे। तो ये चित्र बनने की कंडीशन है। इन सभी में जो 5 कंडीशन है, पांचों कंडीशन में वस्तु से ये वास्तविक बनता है। स्थिति वो वस्तु कहां है उसके ऊपर निर्भर करता है कहां बनेगा। तीसरा वास्तविक बनता ही है, उल्टा बनता है। केवल ये एक स्थिति ऐसी है कि दर्पण के पीछे बनता है, सीधा बनता है और आभासी बनता है। और ये स्थिति तब है जब हमारी वस्तु फोकस और ये ध्रुव के बीच में हो, यानी ये ध्रुव होता है बिंदु पर, ध्रुव के बीच में हो। तो अब आगे देखते हैं। तो बेटा हम देखते हैं दर्पणों में दूरी की माप हम कैसे करते हैं। जो हमारी ये वस्तु है, यहां से वस्तु की दूरी होती है u और प्रतिबिंब की दूरी होती है v, यानी u होती है वस्तु की दूरी। और ये कहां से होती है, दर्पण से। और v क्या होती है,
v होती है प्रतिबिंब की दूरी, और ये भी कहां से होती है, ये भी दर्पण से होती है। ऐसे ही फोकस दूरी, यहां से ये f तक ये फोकस दूरी। अब आप सारे बच्चे मैथमेटिक्स के हो, जब हम चतुर्थांश देखते हैं, इसमें चतुर्थांश बनाते हैं तो इसमें प्लस प्लस होता है, इसमें माइनस, इसमें प्लस होता है, इसमें माइनस माइनस होता है, और इसमें प्लस माइनस होता है। इसका क्या मतलब है कि यदि हम इधर चलते हैं तो x का मान, x अक्ष का मान प्लस, और ऊपर की तरफ चलते हैं तो y अक्ष का मान भी प्लस। लेकिन जब इधर देखते हैं तो x का मान माइनस और y का मान यहां से इधर प्लस, और यहां देखते हैं यहां से नीचे जब चलते हैं, यानी इधर नाप रहे हैं क्योंकि x का मान माइनस, और ये इधर नीचे नापने पर y का मान भी माइनस। इसी तरह ये यहां से इधर चलने पर x का मान प्लस, और यहां से नीचे चलने पर y का मान माइनस। तो वही कंडीशन हम यहां लगाएंगे कि वस्तु की दूरी है, ऊपर की तरफ नाप रहे हैं, तो ये कैसी होगी, यहां से ऊपर होगी, क्योंकि y अक्ष है, यहां से y अक्ष है, तो ये वस्तु की दूरी होगी प्लस में। यहां से नीचे यदि हम प्रतिबिंब की दूरी माप रहे हैं तो ये दूरी होगी y, ये प्रतिबिंब की दूरी नहीं बल्कि प्रतिबिंब की लंबाई, ये होगी माइनस में। ऐसी वस्तु की लंबाई होगी प्लस में। लेकिन चूंकि यहां हम x मानकर चलते हैं, जो ध्रुव है हमारा p, यहीं को हम मूल बिंदु मानकर चलते हैं, और यहां से जब हम इधर वस्तु की दूरी लेते हैं तो वस्तु की दूरी आती है माइनस। ऐसे ही प्रतिबिंब की दूरी भी चूंकि यहां से इधर ही होगा प्रतिबिंब भी, ये भी माइनस। ऐसे ही यहां फोकस दूरी भी माइनस। अब हमारा अवतल दर्पण के लिए सूत्र एक बन जाता है UV/F में संबंध, तो ये आ जाता है 1/F बराबर 1/U प्लस 1/V। ये फॉर्मूला आप लर्न कर लेंगे, इस पर आपको क्वेश्चन करने के लिए आ जाता है कभी कभी। तो अब आप आगे चलेंगे। तो बेटा अब आते हैं हम रेखीय आवर्धन पर। रेखीय आवर्धन होता है m, और ये होता है प्रतिबिंब की लंबाई बटे वस्तु की लंबाई, यानी ये प्रतिबिंब की लंबाई। चूंकि प्रतिबिंब की लंबाई माइनस में होती है, इसलिए -h/h वस्तु की लंबाई, और यहां -v/u भी हम कह सकते हैं, यानी वस्तु की दूरी, प्रतिबिंब की दूरी बटे वस्तु की दूरी। अब इसी के साथ जो हमारा ये प्रकाश का परावर्तन है, ये समाप्त होता है, रिफ्लेक्शन। अब मैं आपसे कहूंगा कि मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें, और अपवर्तन समझने के लिए आप मेरी अगली वीडियो जरूर देखें। थैंक यू।